इधर से लेकर कहां तक, 6 तक। यानी ये जो 1 से लेकर H1 से लेकर H6 तक हमारे पास हेडिंग स्टाइल्स हैं, ऑल आर हेडिंग स्ट्रक्चर्स। मैं कह, ये जो 6 हमारे पास हैं ये सब के सब हेडिंग स्ट्रक्चर कहलाएंगे। मतलब क्या हुआ कि हमें बताना पड़ेगा भाई शुरू कहां से हो रहा है, सीक्वेंस क्या बन रहा है। चले अब हम इसको एसईओ के पॉइंट से कह लेते हैं। हम कहते हैं हमारा प्राइमरी कीवर्ड कौन सा है और सेकेंडरी कीवर्ड कौन सा है, और उसके बाद थर्ड लेवल पे सेकेंडरी कीवर्ड्स कौन सा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हम साइंस ये समझ रहे, अभी मैंने टैग नहीं कराया आप लोगों को, मैंने कहा अभी तक मैंने आपको टैग नहीं करवाया, तो अब हमें ये समझ में आ गया कि भाई प्राइमरी कीवर्ड कौन सा है, सेकेंडरी कीवर्ड कौन सा है, ये हमें समझ में आ गया। तो ये साइंस नाकाम होगी हमारी, बार बार डिस्कनेक्ट हो जाता है। चलो ठीक है, इसे बंद कर देते हैं। या इंटरनेट जो है ना वो कोई अच्छी हालत में नहीं चल रहा, डिस्कनेक्ट हो रहा है। क्यों हुआ, वैसे होना नहीं चाहिए था, कॉल तो नहीं आई थी सर। अभी आपने कहीं थी रिपीट करते हैं, H1 से एक पेज पे 1 होना चाहिए। मैं अभी कर रहा हूँ उसको, भी तो मैंने बात शुरू की है, ठीक है। आगे भी आपको और चीजें समझ में आएंगी, फिक्र नहीं करें, अभी तो सिर्फ स्टार्ट किया मैंने इसका। नेट क्यों नहीं चल रहा, एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉप फैक्टर जो कि हम कंसीडर करते हैं कि भाई वेबसाइट की एसईओ में, और पहला फैक्टर जो हम कंसीडर कर रहे होते हैं कि क्या हमारी वेबसाइट के कंटेंट पर हेडिंग स्ट्रक्चर अप्लाइड है कि नहीं है। गूगल हमें यह कह रहा है कि जब आपने अपने कंटेंट को शुरू करना है तो आपका हेडिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, H1 to H6। इसकी डायरेक्शन ये होगी। इसकी डायरेक्शन आपने अपने कंटेंट के साइज के हिसाब से नहीं बनानी, बल्कि आपने इसको इस तरह से बनाना है कि ये स्टार्ट कहां से हो रहा है और एंड कहां पे हो रहा है। जो आपका पहला पॉइंट होगा जहां से आपकी बात स्टार्ट होगी, जो आपका फर्स्ट पॉइंट होगा दैट इज H1। जो आपका पहला पॉइंट होगा वो क्या होगा, H1 होगा। एक पेज के ऊपर मैं बोल रहा हूं, एक वेबसाइट पर नहीं बोल रहा। एक वेबसाइट के बहुत सारे पेजेस भी हो सकते हैं, हमें एक पेज के ऊपर एक से ज्यादा H1 अलाउड नहीं है फॉर एसईओ पर्पसेस। ये कोई सिंटेक्स एरर नहीं है, ये टेक्निकल एरर है। यही वो चीजें हैं जिन्हें हम ठीक करते हैं। जब कोई वेबसाइट हमारे पास एसईओ के लिए आती है तो हम उसे ठीक करते हैं। ऐसा भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है कि भाई वेबसाइट के ऊपर हेडिंग स्ट्रक्चर ही ना हो, फॉर्मेटिंग हुई है। आप देख रहे हैं ना, जैसे मैं आपको ये वेबसाइट दिखा रहा हूं, इसका मतलब ये तो नहीं कि इसमें फॉर्मेटिंग नहीं है। ऐसा हो सकता है कि भाई ये तो स्टाइल शीट से स्टाइल बन गया, बट इसके अंदर हेडिंग स्ट्रक्चर नहीं है। तो जब ये वेबसाइट मेरे पास आएगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं ये देखूंगा कि इसके ऊपर किस तरीके से, इसके कंटेंट के ऊपर मैं हेडिंग स्ट्रक्चर अप्लाई कर सकता हूं। गूगल के रूल के मुताबिक क्या है, नंबर 1 बात क्या है कि ये जो आपने ऊपर पहली हेडिंग लिखी हुई है इसको H1 के अंदर होना है। तो इससे हमने ये नहीं समझ लेना, मैं इससे हमने ये नहीं समझना, इससे इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि स्टाइल शीट को रिमूव कर दो और H1 को इस्तेमाल कर लो। स्टाइल शीट से जो भी काम हुआ है वो एज इट इज लिखा रहेगा। उस स्टाइल शीट को मैं इनकोड कर दूंगा H1 के अंदर बस। और मैंने एक प्रीवियस क्लास में आपको ये बताया भी था कि जब हम ओल्ड फॉर्मेटिंग और न्यू फॉर्मेटिंग की बात करते हैं तो फ्रंट एंड के ऊपर न्यू फॉर्मेट आता है, लेकिन सोर्स में तो ओल्ड नजर आ रहा होगा। एसईओ करने के लिए हमारा फ्रंट एंड का कोई रोल नहीं है। एसईओ फ्रंट एंड का स्ट्रक्चर वाइज रोल है, लेकिन गूगल का क्राउलर फ्रंट एंड को नहीं देख रहा, वो स्ट्रक्चर को भी कोड से ही देख रहा है आपके। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्रक्चर उसने कोड को देखना है, और कोड जो है वो पहले HTML को देखेगा, यूजर जो है वो पहले स्टाइल शीट को देखेगा। तो यूजर को हमने स्टाइल शीट दिखानी है और गूगल को एक क्राउलर को हमने
कोडिंग दिखानी है। चलिए, ये तो अब मैंने आपको ये बताया। इसका मतलब क्या हुआ कि अब जैसे जैसे हमारा कंटेंट आगे जाता जाएगा, जैसे जैसे हमारा कंटेंट आगे बढ़ेगा, तो हम क्या करेंगे, हेडिंग से सब हेडिंग्स में जाएंगे। मैंने कहा हेडिंग से सब हेडिंग्स में जाएंगे, फर्दर सब हेडिंग्स आती जाएंगी, तो सीक्वेंस क्या बन रहा होगा, ऊपर से नीचे की तरफ को आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। ये नहीं देखना कि भाई ऊपर जरा छोटी हेडिंग चाहिए तो छोटी वाली लगा लेते हैं। अगर इस तरह करेंगे तो इसका मतलब होगा कि आप स्ट्रक्चर आपने खराब कर दिया और गूगल आपको रिकमेंड नहीं करेगा एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक वेबसाइट में एक पेज के ऊपर एक H1 को हम कह सकते हैं प्राइमरी कीवर्ड, और अगर हम वर्डप्रेस यूजर हैं तो हम कहेंगे फोकस कीवर्ड। दोनों का मतलब एक ही है, फोकस कीवर्ड हो या प्राइमरी कीवर्ड हो, कीवर्ड की बात हो रही है। उसके बाद H2 जो है, अगर आप चाहें जिसको हम सेकेंडरी कीवर्ड बोल रहे हैं, तो हम एक से ज्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट नॉट टू मैनी। मतलब दो दफा इस्तेमाल कर लें, 3 दफा इस्तेमाल कर लें, इससे ज्यादा दफा नहीं। इसके बाद जो 3 4 5 6 हैं, इनको तो हमने बुलेट्स की तरह इस्तेमाल करना है। जैसे आप कुछ लिख रहे होते हो और उसकी बुलेट्स एंड नंबरिंग कर लेते हैं ना, पॉइंट्स बना बनाकर, तो आप समझ लो कि मैं H5 को बुलेट की शक्ल में इस्तेमाल करूंगा, ताकि उसको पता लगेगा कि ये किसी सब हेडिंग की डिटेल है। ये सारी साइंस इस तरह से हम गूगल के क्रॉलर को समझा रहे हैं। अब आ जाते हैं वापस। मेरा ख्याल है कि अब आपको मैंने साइंस सारी बता दी। मेरा ख्याल है पहली दफा बॉडी में कुछ टाइप होने लगा। हाँ, पहले तो कुछ नहीं किया ना हमने। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम किस जगह पर आ रहे हैं, बॉडी में आ रहे हैं। मैं आपसे फिर ये कहूंगा कि जब मैं कुछ एंड करूंगा और मैं कोई टास्क दूंगा, तो काइंडली किसी ने शिकवा नहीं करना कि मैं दूर बैठा हुआ था तो मुझे नजर नहीं था आ रहा। ठीक है, ये वाली बात अभी के अभी होनी चाहिए। मैं क्या अभी के अभी होनी चाहिए, जिसको कोई चीज क्लियर ना हो अभी के अभी होनी चाहिए। और जब आप लोग प्रैक्टिस करें, मेरी एडवाइस ये है कि जब आप लोग सुन रहे हो मुझे, तो बेशक थोड़े से क्लोज होकर बैठ जाया करें। जैसे एक लाइन में 3 लोग बैठे हुए हैं, 4 बैठ जाएं। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करने लगे तो वापस कंप्यूटर पर चले जाएं, क्योंकि मुझे पता है कि जो आखिरी रो में बैठी हुई हैं वो या तो क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं कर रही होंगी या उन्हें स्क्रीन प्रॉपरली नजर नहीं आ रही होगी। नजर भी आ रहा है, इसका मतलब है शिकवा कोई नहीं होगा जब मैं टास्क दूंगा कोई। हाँ, ठीक है। बात क्या की है वो भी आ रही है। बात क्या की है हमने वाला, जरा आखिरी रो से मुझसे शेयर करें, बॉयज भी और गर्ल्स भी। हेडिंग स्ट्रक्चर के बारे में बात की है। हेडिंग स्ट्रक्चर क्या होता है बेसिकली H1 के लिए। H1 को एसईओ में हम कैसे वेट कर रहे हैं, गुड, बिल्कुल ठीक हो गया। और इसको लिखने का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये टोटल 6 हेडिंग स्टाइल्स हैं ना, इनको लिखने का स्ट्रक्चर क्या है। किसी तरह भी लिखा जा सकता है। ये बॉय से पूछ रहा हूं मैं, वो भी आखिर वाले बॉय से। आप सारे आखिर वाले हैं यार, एक दूसरे की तरह देखें। ठीक है, आप तीनों लोग आखिर वाले हैं। हाँ जी, मैंने क्या पूछा था, आपने ये पूछा था हेडिंग कैसे करते हैं, स्टार्ट और एंड करते हैं। नहीं, मैंने ये नहीं पूछा। मैंने कहा इसको यूज करने का स्ट्रक्चर क्या होता है, जो मैंने बताया। तो अभी तो मैंने यूज भी नहीं किया ना, मैंने सिर्फ बताया कि यूज करने का स्ट्रक्चर क्या होता है। मैंने कहा इसको यूज करने का स्ट्रक्चर ये होता है कि 1 to 6 जाना है, रिवर्स ऑर्डर में नहीं जाना, ऊपर से नीचे की तरफ को आना है। अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ को जाएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आप स्ट्रक्चर को इग्नोर कर रहे हो, यानी आप गूगल के स्टैंडर्ड को इग्नोर करने लगे हो। ये रॉन्ग तरीका है काम करने का। किसी भी सूरत में ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊपर जो है वो H5 आ रहा हो और उसके नीचे H3 आ रहा हो, या ऊपर H3 आ रहा हो और उसके नीचे H2 आ रहा हो। इसको फॉलो करने का स्ट्रक्चर ये है कि आपने ऊपर से नीचे की तरफ को आना है। ठीक है, चलें जब हम जरा एक बड़ा आसान सा काम करते हैं, क्या करते हैं, एक सिंपल सी प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी। ये देखें आगे 666 हेडिंग स्टाइल्स। चलिए यहाँ पर ना मैं एक छोटी सी सिंपल टाइपिंग करता हूँ। जरा पहले तो ये देखते हैं कि लिखा क्या हुआ है और ये आउटपुट कैसे देता है हमें। ये वाला जो टैग है हमारे पास, ये वाला जो टैग है हमारे पास, ये पेयर टैग है। एक सिंगुलर टैग होता है
एक हमारे पास सिंगुलर टैग होता है, एक हमारे पास पेयर टैग होता है। अभी तक ज्यादातर हमने पेयर टैग ही पढ़े हैं, एक टैग पढ़ा था हमने सिंगुलर, वो ये वाला था। ये देखिएगा तो इसको पहले देख लें। ये सिंगुलर टैग है, इसका क्या मतलब हुआ? इसको पेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपने इसको लगाना है तो इसने वंस काम करना है, बस एक दफा। तो फिर हमने इसको पेयर की शक्ल पे क्लोज भी नहीं किया, स्लैश लिंक नहीं किया हुआ, बल्कि हमने इसको क्या किया, जहां पर ये बात खत्म हुई स्पेस दी और एक स्लैश यहीं पे लगा दिया, तो ये क्लोज हो गया। इसलिए मैं इसे बोल रहा हूं कि ये सिंगुलर टैग है। और पेयर टैग कौन सा है भाई? वो टाइटल को शुरू भी किया था, टाइटल को एंड भी किया था, HTML को शुरू भी किया था, HTML को एंड भी किया था, हेड को शुरू किया था, हेड को एंड किया था, बॉडी को शुरू किया था, बॉडी को एंड किया था। ये सब के सब पेयर टैग है। ऐसा टैग जो कि वंस इस्तेमाल हो और फिर खत्म हो जाए तो उसको हम बोलते हैं सिंगुलर टैग। अगर मैं इसके आगे से स्लैश हटा दूं तो प्रॉब्लम फिर भी कोई नहीं होगा, चलेगा तो सही। बट जब हमारी वेबसाइट लाइव होगी तो हमारी वेबसाइट के ऊपर एक स्टैंडर्ड और चलेगा HTML वैलिडेशन का। तो HTML वैलिडेशन के स्टैंडर्ड के हिसाब से हमारी वेबसाइट वीक होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये देखना है कि हम उसके स्टैंडर्ड्स भी पूरे कर रहे हैं कि नहीं पूरे कर रहे हैं। ठीक है, तो अब बात आ गई इसकी। ले जी, हो गया जी H1। जी मैंने कॉपी में शायद टैग नहीं यूज किया, चलो कोई बात नहीं। जब खत्म हो जाएंगे मुझे याद करवा दीजिएगा ना, मैं आगे ही चला जाऊंगा। यहाँ आखिरी आगे इसको सेव कर लें और इसको यहीं से प्ले कर लेते हैं। कहाँ है हमारी फोल्डर? मेरे ख्याल नेपटेक में रखा हुआ था मैंने इसे, यही है। ये मजदूरी मुझे इसलिए करनी पड़ी है, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि किस तरीके से लिखा हुआ नजर आता है। पहले तो ये देख लेना, इस तरह लिखा हुआ नजर आ रहा है। बहुत सिंपल फॉर्मेटिंग है, मैं कहा बहुत सिंपल सी फॉर्मेटिंग है, कोई बहुत कलरफुल फॉर्मेटिंग नहीं है, स्टाइलिश फॉन्ट्स भी नहीं है, बहुत सिंपल फॉर्मेटिंग है। इसलिए कि इसको हम वेब डिजाइनिंग के लिए यूज नहीं कर रहे, इसको हम अपनी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए यूज कर रहे हैं। अब अगर एट द सेम टाइम आप लोगों से मैं ये भी कहूं कि ये जो हेडिंग स्टाइल है ये H1 है, और फिर आपसे मैं ये कहूं डिजाइन दोनों का देख लें कि ये जो है ये भी H1 है, तो आपको यकीन आ जाएगा शक्ल देख के इन दोनों की एक जैसी है। मैं क्या इन दोनों की शक्ल एक जैसी है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है एक जैसी। मैंने कहा एक जैसी बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ये H1 भी है। अभी मैंने आपको यही बताया कि जब वेबसाइट हमारे पास आई होगी तो ये डिजाइन तो बना होगा, फॉन्ट का स्टाइल तो क्रिएट हुआ होगा, स्टाइल लगा भी होगा। हमने सिर्फ ये किया कि उस पूरे स्टाइल को H1 के अंदर कर दिया। चलिए अब एक काम कर लेते हैं, जी यही वाला है। आप देख रहे हैं कि ये जब वेबसाइट मेरे पास आई होगी तो ये क्लास से शुरू हो रही होगी। इसका HTML टैग क्लास से शुरू हुआ था। हमने क्या किया, इस क्लास को, आप सपोज करें आपको नहीं पता क्लासेस का, भाई क्लासेस बनाते हैं फॉर्मेटिंग करने के लिए। जैसे वर्ड में स्टाइल्स बने बनाए होते हैं ना, आप समझो आप खुद कस्टमाइज करके क्लासेस बनाएंगे,
हमने नहीं बनानी कोई क्लासेस, वही बनाएगा जो CSS एक्सपर्ट होगा। तो जहां पर मैंने तो इसको ढूंढ लिया ना, ये जगह ढूंढी थी मैंने, तो मैंने क्या किया, यहां आया, एक स्पेस दी और यहां पर क्या यूज कर लिया, H1। तो अब क्या हुआ, ये वाला जो स्टाइल है वो H1 के अंदर आ गया, ऐसे ही है ना। तो बस हमारा पहला फैक्टर अप्लाई हो गया। इसके बाद मैंने आगे क्या करना है, इधर आकर पेज पर देखें, इसका जो आगे से फर्दर कंटेंट आगे जा रहा है। अब मैं इसको और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए मैं ये कर सकता हूं कि ये जो मेरा कंटेंट है, इस सारे कंटेंट को मैं हेडिंग और सब हेडिंग के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर दूं। और जो मेरे सब हेडिंग्स होंगे वो मेरा प्राइमरी कीवर्ड तो नहीं होगा, बट इन टर्म्स ऑफ मीनिंग वो मेरा प्राइमरी कीवर्ड ही होगा। इन टर्म्स ऑफ मीनिंग, जरूरी तो नहीं है कि भाई अब आज की तारीख में ये बात तो नहीं है कि एक ही कीवर्ड सारी दुनिया लिखने वाली है। हर कोई अपनी इंटेंट के मुताबिक कुछ टाइप करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे लोगों की इस कीवर्ड को लेकर इंटेंट को टारगेट करते हुए अपने कंटेंट को लिखना है। मीनिंग में एक जैसा होना जरूरी है। मीनिंग में एक जैसा होने का मतलब क्या हुआ, अभी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है ना, तो इसके कितने सारे मीनिंग्स निकल आएंगे। SEO भी इसी में ही आ जाएगा, गूगल एड्स भी इसी में ही आ जाएगा, PPC एड्स भी इसी में ही आ जाएगा, वीडियो मार्केटिंग, ऑप्टिमाइजेशन वगैरह वगैरह, ये सब की लोगों की यही डिमांड होगी ना डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। और मैं जब डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स को एक्सप्लेन करूंगा तो मैं इन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन करूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर तो मैंने प्राइमरी कीवर्ड लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, और नीचे मैं इस डिजिटल मार्केटिंग के पूरी कोर्स आउटलाइन को डिस्क्राइब कर रहा हूँ। अब जब मैं इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ तो H1 के साथ नहीं कर रहा हूँ, अब आगे मैं छोटे कीवर्ड्स के, छोटी हेडिंग स्टाइल के साथ इसको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। और जब ये पूरा कंटेंट मेरा लिखा गया, जब हमारा ये पूरा कंटेंट लिखा गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, HTML स्ट्रक्चर में आ गया। तो एक तो स्ट्रक्चरल पॉइंट्स आपको मिल गए कि भी आपका स्ट्रक्चर वेबसाइट का बिल्कुल ठीक है। अब आप ये देख रहे होंगे कि स्ट्रक्चर हम किस चीज को बोल रहे हैं, मतलब वेब डिजाइनर को ये पता होना जरूरी है, जो कि मेरा ख्याल है आमतौर पर नहीं पता होता। वेब डिजाइनर स्ट्रक्चर किसको समझता है, स्टाइलिश को, कि कितना स्टाइलिश मुझे इसको बनाना है, लेकिन उसके एलिमेंट्स को कैसे कंट्रोल करना है, ये जब वेबसाइट हमारे पास आती है, हम उस वेबसाइट को देखते हैं, तो फिर हम ये चीजें करते हैं या करवाते हैं डिजाइनर से कि भाई इसको इस तरह करें। अभी और चीजें भी आएंगी जो मैं आपको साथ साथ डिस्कस करूंगा। तो ये वाला पॉइंट तो हमें समझ में आ गया, हेडिंग्स का आ गया। अब अगर हम फिर बात वहीं से शुरू करें कि भाई हमने जब कल शुरू की बात, तो कहां से शुरू की, टाइटल से। ओके, टाइटल में हमने क्या लिखा था, कीवर्ड नहीं, फेविकॉन इज सेपरेट, पैरेलल फेविकॉन आ रहा था, टाइटल में तो हमने कीवर्ड लिखा था। अच्छा, टाइटल में जब हमने कीवर्ड लिखा तो अब आगे बढ़ रहे हैं हम आहिस्ता आहिस्ता। तो फिर हम आगे इस जगह पर हेडिंग में, हेडिंग में हमने क्या लिखा, फिर कीवर्ड, वो भी प्राइमरी कीवर्ड था, ये भी प्राइमरी कीवर्ड है, दो जगहों पर हो गया। मैंने कहा दो जगहों पर हमारा प्राइमरी कीवर्ड चला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हमारी वेबसाइट को ऑडिट हुआ तो पता लगा कीवर्ड इन टाइटल ओके, कीवर्ड इन हेडिंग ओके। अब ये कीवर्ड कितना स्ट्रांग है, मतलब ट्रैफिक के लिए ये देखना है कि ये कीवर्ड कितना स्ट्रांग है, इंपॉर्टेंट बात है। मतलब अगर आप ये कहें कि भाई सब कुछ हुआ है, गूगल के स्टैंडर्ड भी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, समटाइम वेबसाइट ऊपर नजर भी आ रही है बट ट्रैफिक नहीं आ रही है, मतलब लोग नहीं आ रहे आपकी वेबसाइट पे ज्यादा, तो इसका मतलब है कि आपकी कीवर्ड सिलेक्शन गलत हुई है। आपने जिस कीवर्ड को अपना प्राइमरी कीवर्ड बनाया है वो ठीक कीवर्ड नहीं है, उसके ऊपर ट्रैफिक नहीं है, उसको ज्यादा लोग सर्च नहीं करते। ट्रैफिक का मतलब क्या है कि उसको ज्यादा लोग सर्च नहीं करते। अगर उसे ज्यादा लोग सर्च करेंगे तो ज्यादा लोग आपकी वेबसाइट पे डाइवर्ट होकर आएंगे जब वो कीवर्ड रैंक करेगा। चलिए जी, 2 पॉइंट्स हो गए, बड़ा आसान सा काम था ये, तो सबको पता लग गया ना, सिंपल सा ही था। तो इसको हमने आइडेंटिफाई किया। अब अगर सपोज कर लें कि ये हमारा क्लाइंट होता, थोड़ी देर के लिए सोचते हैं, और इस कंपनी का नाम होता ABC कंपनी जी, ठीक है, और यहां पर लिखा हुआ होता वेलकम टू ABC कंपनी, और यहां से शुरू कर देता बताना कि जनाब हम कब से लगे हुए हैं, और इस वेलकम को उसने H1 लगा दिया होता। अब बताएं क्या हालात है, ठीक है कि रॉन्ग है, गलत हो गया ना। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने अपने टूल का मिसयूज कर लिया, यानी उसने H1 को जाया कर दिया। बट जब इसके ऊपर SEO ऑडिट चलेगा
तो क्या ख्याल है, वो तो कहेगा ओके कि नहीं कहेगा? ये पॉइंट समझने वाला है कि वो ओके कहेगा कि नहीं कहेगा। कहेगा कि आपकी हेडिंग में कीवर्ड आ गया है, नहीं आया? कैसे पता लगेगा उसे कीवर्ड का? मैं कहा उसे कीवर्ड का कैसे पता लगेगा? रिसर्च करेगा कौन? गूगल? नहीं, हम गूगल की बात कर रहे हैं। नहीं, एसईओ ऑडिट का मतलब गूगल से करवा रहे हैं ना, ऑडिट करवा रहे हैं उससे कि भाई बताओ हम ठीक हैं कि गलत हैं। तो अब गूगल को ठीक लगेगा कि गलत लगेगा? 100% रॉन्ग लगेगा। जबकि H1 आ गया, उसने सिर्फ ये कह रहा है कि H1 होना चाहिए, H1 आ गया, उसके मुताबिक आपने एसईओ बड़ी जबरदस्त कर लिया है। लेकिन क्योंकि आपने कीवर्ड को अकोमोडेट नहीं किया हुआ तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपने जब ऑन साइट एसईओ की हो, आपके रिजल्ट 80% आ रहे हो बट ट्रैफिक ना आ रही हो। इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सीधा सिग्नल है कि आपकी कीवर्ड रिसर्च ठीक नहीं है, आपने सही वाले कीवर्ड चूज नहीं किए हुए, स्टैंडर्ड पूरे अप्लाई किए हुए हैं आपने। आप स्टैंडर्ड्स में वीक नहीं है, स्टैंडर्ड आपने सारे अप्लाई कर लिए हैं, लेकिन आपने कीवर्ड्स रिसर्च नहीं की, अच्छे कीवर्ड्स नहीं निकाले। अच्छे कीवर्ड्स का मतलब आपके कंपटीटर यूज कर रहे हैं, अच्छे कीवर्ड्स का मतलब जिस पर ट्रैफिक है। ये अगला टॉपिक हमारा ये होगा। देखिए अगला टॉपिक जैसे ही हम इधर से निकलेंगे तो हम इस पर जाएंगे। अच्छा, अब आगे आ जाते हैं जी। अब हमने कहा कि भाई हेडिंग लिख ली हमने, जिसको हमने नाम दिया हेडिंग स्टाइल का। अगर आप वर्डप्रेस यूजर हैं, तो वर्डप्रेस के ऊपर जैसे ही आप कोई पोस्ट या पेज बनाते हैं तो सबसे ऊपर टाइटल आता है ना, दैट इज H1। मैं कहा वो H1 होता है, तो दोबारा से H1 रिपीट करने की जरूरत नहीं है, पेज के अंदर H1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब वर्डप्रेस पे तो वो चीजें आ ही नहीं होती, मतलब हेडिंग जब हम दूसरे भी देंगे तो वहाँ पे ये स्ट्रक्चर थोड़ी होता है H1 का। सब कुछ होगा। अभी सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वर्डप्रेस में आपने क्रिएट पेज किया, एक नया पेज आ गया। सबसे पहले ऊपर टाइटल लिखते हैं ना पेज का, दैट पार्ट इज H1। मैं कहा वो वाला पार्ट H1 का है। उसके बाद आप नीचे आ जाते हैं, पूरा पेज आ जाता है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पेज होता है, उसमें काम करना शुरू कर देते हैं और उसके ऊपर फॉर्मेटिंग बार भी आ रही होती है, बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, इटैलिक, अंडरलाइन, हाइपरलिंक, इमेज वगैरह वगैरह, सब कुछ वही जो वर्ड में होता है। अब हम उस पर टाइपिंग करनी शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर हम चाहें तो उस पर भी हेडिंग लिखना चाहे तो फिर मैं H2 लगाऊंगा, H1 नहीं लगाऊंगा। लेकिन उसके बाद दूसरी चीज क्या है कि वो तो पैराग्राफ शुरू हो गया आपका उधर से, ऐसे ही है ना, वहां से आपका पैराग्राफ स्टार्ट हो गया। तो अब यहां पे हमारा पैराग्राफ कहां स्टार्ट हुआ? ये हुआ, ये हमारा पैराग्राफ स्टार्ट हो गया। अब अगला स्टैंडर्ड क्या है कि यूज कीवर्ड इन पैराग्राफ। इसको और बेहतर कर लेते हैं कि यूज कीवर्ड इन फर्स्ट सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ। यानी आपका पैराग्राफ 2 सेंटेंसेस का है, 1 सेंटेंस का है, 3 का है या 5 का है, तो कीवर्ड को आपने पहले सेंटेंस में अकोमोडेट करना है। हाँ जी, रिपीट हो गया, बस अब ब्रेक भी लग गए। मैं क्या ब्रेक भी लग गए। कीवर्ड को आप तकरीबन 2.5 to 2.5% 2 to 2.5% इस्तेमाल कर सकते हैं एज पर कंटेंट। मतलब आपका कंटेंट 200 वर्ड्स का है तो 2.5%, आपका कंटेंट 500 वर्ड्स का है 2.5%, आपका कंटेंट 1000 वर्ड्स का है 2.5%। मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ कीवर्ड्स बढ़ा सकते हैं अगर हम अपना क्वालिटी कंटेंट बढ़ा लें। और जब आपके कंटेंट छोटा होगा तो आपके पास कीवर्ड्स की तादाद भी कम मिल जाएगी। कीवर्ड्स की तादाद नहीं है, परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ कंटेंट। तो अब हमने क्या किया भाई, और जब यही वाली बात हम वर्डप्रेस में करेंगे जो अभी मैंने बताई है कि कीवर्ड इन फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट सेंटेंस ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ। लेकिन जब हम वर्डप्रेस में ये टेक्निकल बात करें तो हम यूं कहते हैं कि कीवर्ड इन इंट्रोडक्शन। जब हम प्लगइन्स यूज कर रहे होते हैं ना, तो प्लगइन ये कह रहा होता है कि ये किया, ये नहीं किया, तो वो ये कहेगा भाई आपने कीवर्ड को ना इंट्रोडक्शन में नहीं लिखा अभी तक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम क्या करने वाले हैं कि जहां से हमारा पैराग्राफ शुरू होगा, इंट्रोडक्शन, अब यहां पर टर्म चेंज हुई तो इंट्रोडक्शन किसको बोल रहे हैं कि फर्स्ट सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ। भाई पहले भी इंट्रो होता है ना, स्टार्ट में इंट्रो होता है, उसके बाद डिटेल आ जाती है।
तो जब आप वर्डप्रेस यूज कर रहे होंगे तो हम ये कहेंगे कि भाई फर्स्ट सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन, वो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है। तो अगर आपसे कहेगा ना इंट्रो में आपने पैराग्राफ का इस्तेमाल नहीं किया, इसका मतलब आपके पहले पैराग्राफ में, पहले सेंटेंस में कीवर्ड नहीं आ रहा, तो कीवर्ड को अकोमोडेट करें वहां पर। सो ये लिखा हुआ आ गया थी वी आर लीडिंग प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट। अब आपने देख लिया, मैंने लिख लिया कीवर्ड। अच्छा, अब गूगल ये तो कह रहा है कि यूज करो इसमें, लेकिन इसमें तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, कीवर्ड भी तो वर्ड ही है ना कोई। सो हाउ गूगल अंडरस्टैंड कि ये कीवर्ड है? भाई वी आर को भी वो कीवर्ड समझ सकता है ना। वी आर लीड, यही कहा था ना हमने कि इंट्रो मतलब पहला सेंटेंस तो काफी लंबा चौड़ा है। मैन्युफैक्चरर एंड सप्लायर भी कीवर्ड हो सकता है, सप्लायर इन पाकिस्तान भी कीवर्ड हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब गूगल को ये मैसेज कैसे देना है कि भाई ये जो पैराग्राफ का पहला सेंटेंस है इसमें से ये वाला जो है ये हमारा कीवर्ड है। इसके लिए हमने उसको या तो बोल्ड करना है या स्ट्रॉन्ग करना है। बोल्ड स्ट्रॉन्ग सबको पता है भाई, वर्ड में यूज सेलेक्ट करते हैं, हाईलाइट करते हैं, बोल्ड कर लेते हैं। तो बोल्ड और स्ट्रॉन्ग एक ही चीज है ना। ये मैंने दो नाम इसलिए बोले हैं कि कीवर्ड के HTML के डिफरेंट वर्जन्स में बोल्ड का टैग अलग है और स्ट्रॉन्ग का टैग अलग है। बोल्ड जरा ओल्ड टेक्नोलॉजी है और स्ट्रॉन्ग नई टेक्नोलॉजी है। विजिबिलिटी में कोई फर्क नहीं है। मैं क्या विजिबिलिटी में कोई फर्क नहीं है। बोल्ड भी हाईलाइट करेगा, स्ट्रॉन्ग भी हाईलाइट करेगा। तो हम क्या करते हैं, इधर आकर भी फिर लिमिटेशन आएगी कि भाई बहुत सारे बोल्ड और स्ट्रॉन्ग नहीं होने चाहिए। पॉइंट आउट कर देगा वो कि भाई इतने सारा ज़्यादा दफ़ा आपने बोल्ड किया हुआ है इसको। तो फिर हम करते क्या हैं, हालांकि प्रोमिनेंट दोनों ही कर रहे हैं, हम कहीं बोल्ड इस्तेमाल करते हैं और कहीं स्ट्रॉन्ग इस्तेमाल कर लेते हैं। तो फिर वो डिटेक्ट करता है कि बहुत सारे हो गए आपके। तो इसे हम प्रोमिनेंट कह रहे हैं ना अपना मैसेज कि भाई इसको भी फाइंड करना है आपने। तो अब आपको पता लग गया मैं क्या कह रहा हूं। ये जो हमारा वर्ड था प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, तो हमने क्या किया, इसको बोल्ड किया। बोल्ड करने के लिए सिंपल बी का टैग है। मैं कहा बोल्ड करने के लिए सिंपल बी का टैग है और स्ट्रॉन्ग करने के लिए स्ट्रॉन्ग का टैग है। तो आपने जो भी करना होगा वो कर सकते हैं। मैं काम करता हूं, कंपनी का नाम हम एज ए कीवर्ड यूज नहीं कर सकते। कौन बताएगा? पैराग्राफ बना लें, इस सवाल का जवाब भी देना साथ हमने। दो दफा मैंने H1 लगा दिया था, है ना। चल कोई बात नहीं जी। इस सवाल का जवाब जरा सब लोग जिन्होंने पूछा है वो भी सोचें और जिन्होंने नहीं पूछा सुना है वो भी सोचें। हमने इसको वैसे किसी ना किसी लेवल पे डिस्कस किया होगा। सर कंपनी का नाम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ज़्यादा लोग उसको सर्च नहीं करेंगे। चलो जी, एक चीज तो ये होगी। और बिल्कुल ठीक है, वो हमारी सर्विसेज को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। इसको मैं मल्टीपल लाइन में कर दूं। चलो, ये मैंने पैराग्राफ का पी का टैग भी लगा दिया। इसका एसईओ में कोई रोल नहीं है, पहले से ही लगा होगा। आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि पी का टैग पैराग्राफ लगाता है, ठीक है। यानी पी नजर आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये पैराग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है आपके। तो ये मैंने वहां से टेक्स्ट कॉपी कर लिया ताकि मुझे टाइपिंग ना करनी पड़ते, इसलिए मैंने ये किया। अब हमने कहा जी वी आर लीडिंग प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। इधर आ जाते हैं। इन्होंने कहा कि भाई कंपनी का नाम कीवर्ड हो सकता है कि नहीं हो सकता। कंपनी का जो नाम होता है हमारा वो नेविगेशनल कीवर्ड की कैटेगरी में आता है, उसको हम प्राइमरी कीवर्ड नहीं बना सकते। उसकी वजह यह है कि कंपनी को जो लोग जानते हैं वो तो नाम लिखेंगे तो आपकी वेबसाइट पे आ जाएंगे, और जो लोग नहीं जानते वो कंपनी का नाम ही नहीं लिखेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी का नाम अगर हम कीवर्ड सेट करेंगे तो इसका मतलब हम कीवर्ड एक तरह से जाया कर रहे हैं और हमें ट्रैफिक भी अच्छी नहीं मिलेगी। सो ये कौन सा कीवर्ड है? नेविगेशनल कीवर्ड है। बट इन सम केसेस कंपनी का नाम कीवर्ड भी बन जाता है। वो कैसे? पीक सॉल्यूशन, एक ही पीक सॉल्यूशन है और इनकी 3 ही ब्रांचेज हैं और इनकी एक ही वेबसाइट है, ऐसी है ना। तो ये तो नेविगेशनल कीवर्ड ही है, ये कीवर्ड नहीं है। स्टार्स एकेडमी, एक उनका हेड ऑफिस है, वहां से वो फ्रेंचाइज सेल करते हैं और बहुत सारे स्टार्स एकेडमी हैं जिन्होंने उनसे फ्रेंचाइज लिए हुए हैं।
अब हर कैंपस वाला ये चाहता है कि जब गूगल पे कोई बंदा स्टार्स अकेडमी लिखे तो मेरी वेबसाइट टॉप पर आ जाए। अब यहां पर जो स्टार्स अकेडमी है वो कीवर्ड बन चुका हुआ है, प्योर कीवर्ड बन चुका हुआ है, यानी हम कीवर्ड को ही टारगेट कर रहे हैं इस दफा। यानी जहां पर आपकी ब्रांड में भी कंपटीशन होगा, कीवर्ड वहां पे बनेगा। जहां पे कंपटीशन ही नहीं है भाई, पीक सॉल्यूशन ही तो है, और वेबसाइट का नाम क्या था, peaksolution.edu.pk, कीवर्ड इन यूआरएल, यही पढ़ा था ना। तो जब वो पीक सॉल्यूशन यूआरएल में ही आ गया तो जो बंदा लिखेगा पीक सॉल्यूशन तो पीक सॉल्यूशन ही आएगा, स्टार्स अकेडमी तो नहीं आ सकता उसके लिखने से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ब्रांड नेम है वो कीवर्ड सिर्फ उस वक्त बनेगा जब उसमें कंपटीशन होगा। तो जब वो अकेला होगा तो वो कीवर्ड तो नहीं है। अगर कोई बंदा बहुत खुश होकर बताया कि भाई हमारे कॉलेज का नाम लिखो, देखो हम आते हैं, हाँ, तो ये एसईओ तो नहीं हुई है, ठीक है, ये एसईओ तो नहीं हुई है, तो उसकी ब्रांडिंग का उसका यूआरएल है। हाँ, अलबत्ता अगर उसकी वेबसाइट का नाम xyz.com हो और फिर वो अपनी ब्रांड का नाम लिखे तो वो नहीं आएगा, क्योंकि यूआरएल में तो उसकी ब्रांड का नाम ही नहीं आया। अलबत्ता अगर आप चाहते हैं कि भाई प्राइमरी, जैसे मैंने कल की एक्सरसाइज में भी करवाया था, आपने लिखा भी था कंपनी का नाम, साथ लिखा था ना, बट एज ए नेविगेशनल कीवर्ड के तौर पर बाद में लिखा था, टारगेट नहीं था उसको किया। टारगेट आपने अपने प्राइमरी कीवर्ड को किया था जी। अब आ जाते हैं जरा इसमें, वी आर लीडिंग। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये हमारा कीवर्ड है, तो मैंने यहां पर लगाया टैग और इसको कर दिया स्ट्रॉन्ग, लग गया टैग, और कीवर्ड प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट तक ट्रांसपोज किया हुआ था हमने, तो इसको यहां से मैंने स्ट्रॉन्ग भी कर दिया वापस भाई। क्लोज भी करना है, ये पेयर टैग है। हाँ, अब ये पेयर टैग है, नहीं करूंगा तो क्या नुकसान होगा भाई, पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। फॉर्मेटिंग ऐसी होती थी ना, ठीक। चले इसको भी मैं कीवर्ड बना देता हूं, सिर्फ इसलिए बना रहा हूं, बना नहीं रहा हूं, सिर्फ आपको दो टैग समझाने के लिए लिख रहा हूं बस। लो, ये भी हो गया, ताकि आप जरा दोनों का फर्क देख लें। दोनों ही बोल्ड कर लें, दोनों यूज कर सकते हैं। ऊपर वाला मैंने स्ट्रॉन्ग यूज किया, नीचे वाला मैंने बोल्ड यूज किया। बोल्ड भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, स्ट्रॉन्ग भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, मतलब दोनों ही हाईलाइट करते हैं, दोनों ही हाईलाइटर हैं आपके, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करके देख लें। हाँ जी, आ गया। इतना सा फर्क नजर आ रहा है कि वो जो पहले वाला बोल्ड है उसका पहला कैरेक्टर बड़ा लिखा हुआ है, तो वो थोड़ा सा प्रोमिनेंट नजर आ रहा है हमें, उस बड़े कैरेक्टर की वजह से प्रोमिनेंट नजर आ रहा है। अदरवाइज फॉर्मेट दोनों का बिल्कुल एक जैसा ही है, आउटपुट दोनों की एक जैसी है। आप बी भी यूज कर सकते हैं और आप स्ट्रॉन्ग भी यूज कर सकते हैं। अब क्या हुआ, अब अगर एसईओ के स्टैंडर्ड से देखें मैंने शुरू से बताया था, ये मैं बार बार हमेशा फाइल वेबसाइट खोल के टैग पढ़ाता हूं ताकि हमें ये पता लगे कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। अब हमने ये सीख लिया कि कीवर्ड इन टाइटल, कीवर्ड इन हेडिंग एंड कीवर्ड इन पैराग्राफ, फर्स्ट सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ। और ये वो तीन फैक्टर्स एसईओ के ही हैं जो वो कह रहे हैं। अब हम बार बार कीवर्ड की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ओवरलैपिंग करेंगे, हम स्टफिंग करेंगे। अगर हम 2.5%, मैं 3 भी नहीं बोल रहा, मैं कहता हूं 2.5% से भी आगे गए तो स्टफिंग में आ जाएगा, तो फिर वो हमें इग्नोर करेगा। तो हमें कीवर्ड, अगर हमें ज्यादा दफा कीवर्ड इस्तेमाल करना है तो हमें अपना कंटेंट अच्छा करना है। अब हम इस क्लास को एंड करने से पहले सिर्फ एक छोटी सी बात करते हैं और इसके बाद आप इसकी एक्सरसाइज करोगे। कंटेंट कैसा होना चाहिए, ठीक है। शॉर्ट पैराग्राफ्स, मतलब अच्छे कंटेंट के क्या इंडिकेटर्स हैं। शॉर्ट पैराग्राफ्स, भाई आप भी किताब पढ़ते हैं, अगर आपकी बुक के अंदर बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिखे हों तो आपको कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, ये मिल जाएगा, लेकिन छोटे छोटे पैराग्राफ्स की शक्ल में बात की हो तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। अगर आप उसको हेडिंग सब हेडिंग स्ट्रक्चर में ले जाएं तो और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। नंबर 2, शॉर्ट सेंटेंसेस।
भाई सेंटेंस भी छोटे हों, ये ना हो कि बंदा पढ़ना शुरू करे बेचारे का सांस फूल जाए, बात ही ना खत्म हो अभी तक। हाँ, मतलब छोटे छोटे सेंटेंसेस की शक्ल में मैसेज देना है, छोटे छोटे पैराग्राफ्स की शक्ल में मैसेज देना है। और तीसरा रूल, अब ये कंटेंट राइटिंग का रूल है भाई, ये जहां भी कंटेंट लिखना है वहां पर इसको अप्लाई करेंगे, जहां भी कंटेंट लिखना है। तीसरा रूल, आसान इंग्लिश, इजी इंग्लिश। आपकी इंग्लिश इजी होनी चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपका जो विजिटर है उसकी वोकैबुलरी कितनी अच्छी है। तो अगर आप स्टैंडर्ड वोकैबुलरी के साथ अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो हर किसी को अपना मैसेज दे सकते हैं। और अगर आप हाई फाई वोकैबुलरी के साथ अपना कंटेंट बनाएंगे तो सिर्फ वो हाई फाई लोग ही आपका मैसेज सुन सकते हैं, हर कोई किसी के। बट इंग्लिश होनी चाहिए एनीवेज, ठीक है ना। वो गुलाबी इंग्लिश नहीं होनी चाहिए, इंग्लिश इंग्लिश वाली होनी चाहिए, बट इजी इंग्लिश होनी चाहिए, आसान इंग्लिश होनी चाहिए कि जो लोग इंग्लिश लिख सकते हैं, जो लोग इंग्लिश पढ़ सकते हैं, वो उस इंग्लिश को पढ़ के उन्हें आपका मैसेज मिल जाए। ऐसा ना हो कि भाई उसे आपके वेबसाइट पे पढ़ने के लिए सारी डिक्शनरी भी ओपन करनी पड़े, या वो चैट बॉट में लिख लिख कर देखे कि भाई ये क्या है, ये पहले पैराग्राफ का मतलब क्या था, दूसरे का क्या मतलब है, समझ तो ले हम इसको कहते क्या है, तो इंग्लिश के वर्ड्स उसे अंडरस्टैंड ना हो रहे हो। सो ये वाले बेसिक रूल्स हैं जिन्हें हम अप्लाई करना चाहिए। इसके साथ साथ रीजन को जरूर फॉलो करें, रीजन को, यानी आपकी वेबसाइट पाकिस्तान में देखी जाने वाली है, आपकी वेबसाइट यूएसए में देखी जाएगी, आपकी वेबसाइट यूके में देखी जाएगी, आपकी वेबसाइट फ्रांस में देखी जाएगी। वो कैसी इंग्लिश फॉलो करते हैं, वो कैसी इंग्लिश को प्रेफर करते हैं, उस तरह की इंग्लिश को रीजन के हिसाब से लिखें। उनके लिए जो अंडरस्टैंडेबल इंग्लिश है, यूएस के यूके, किसको लेकर चलना है हमने, और वो कैसे वर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ताकि एक इस तरह का फायदा क्या होगा कि एक फ्रांस का बंदा जब वेबसाइट पढ़ रहा होगा तो उसको पता होगा कि भाई ये फ्रांस का बंदा है तो ये इस तरह लिखा होगा, तो उसको फौरन वेबसाइट का कंटेंट रीड करते ही पता लग जाएगा कि ये कोई फ्रेंच वेबसाइट है। लैंग्वेज चेंज करने की बात नहीं कर रहा, यूज स्टिल इंग्लिश। मैं क्या यूज स्टिल इंग्लिश, बट उस रीजन की मुनासबत से कि उस रीजन के लोग कैसी इंग्लिश बोलते हैं और कैसी इंग्लिश लिखते हैं, उसके मुनासबत से, ताकि वो जब भी कोई बंदा आपकी वेबसाइट पे आएगा तो उसको आपका कंटेंट पढ़ने से ही पता लग जाए कि ये अपना ही बंदा कोई, हाँ ये हमारे इलाके का बंदा है जिसने ये लिखा हुआ है। सो ये कंटेंट लिखने के रूल्स हैं। और साथ में हमने आखिर में क्या देखा था, कीवर्ड साइज, कीवर्ड डेंसिटी, कीवर्ड कितना होना चाहिए, कीवर्ड डेंसिटी क्या हो, 2 to 2.5%। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि 2% समझ लें, ज्यादा ना करें, 2% कीवर्ड्स हो। बट ये जो जगह बताई हैं, ये जगह हैं सबसे ज्यादा वेट वाली। कीवर्ड इन टाइटल, अभी आगे बात करेंगे। तो कीवर्ड इन डिस्क्रिप्शन, जो मैं अभी कर नहीं रहा हूं क्योंकि मैंने डिस्क्रिप्शन आपको कराई नहीं अभी तक, मेटा डिस्क्रिप्शन हमने लिखा नहीं एक दफा भी। अभी जब एसईओ शुरू करेंगे कीवर्ड रिसर्च के बाद तो मेटा डिस्क्रिप्शन भी लिखेंगे। तो फिर कीवर्ड इन डिस्क्रिप्शन, टाइटल 60 कैरेक्टर्स का, गलत तो नहीं बता दिया मैंने नंबर, इतने का ही होता है, मैं क्या गलत नंबर तो नहीं लिया, 50 का तो नहीं होता कहीं टाइटल, 50 का होता है, 60 का होता है, 50 का नहीं होता। सर साथ में 580 पिक्सल की भी मैं ये जानना चाह रहा हूँ, सबको याद है कि 4-5 बंदों को याद है बस, 60 कैरेक्टर्स का होता है, ठीक है। इसी तरह जो मेटा डिस्क्रिप्शन होती है, दैट इज अबाउट 160 कैरेक्टर्स। नाम से पता लग रहा है ना डिस्क्रिप्शन, तो भाई वो टाइटल है, ये डिस्क्रिप्शन है, तो इसको थोड़ा सा डिफाइन तो करना पड़ेगा। तो इसको छोटे छोटे 1-2 सेंटेंसेस में लिख दो, और पहले सेंटेंस में यहां पर भी अपना कीवर्ड अकोमोडेट कर लो, साथ में प्राइमरी सेकेंडरी कीवर्ड्स भी अकोमोडेट कर लो। फिर आ गया कीवर्ड, आपने बोलना है, मैं तो वैसे ही चुप हो गया हूं बोल के। कीवर्ड अगला तीसरा क्राइटेरिया, मैंने कहा तीसरा क्राइटेरिया क्या, कीवर्ड इन, फर्स्ट लाइन ऑफ द नहीं ये चौथा है, कीवर्ड इन फर्स्ट टाइटल है, सेकंड हेडिंग है, थर्ड फर्स्ट पैराग्राफ। हाँ जी, कीवर्ड इन हेडिंग स्टाइल, एंड हेडिंग स्टाइल मींस H1। H1 में जो भी लिखा हुआ है वो प्राइमरी कीवर्ड होना चाहिए। आप नहीं कहेंगे तो गूगल उसे प्राइमरी ही समझेगा। वहां पर जाकर XYZ लिख देंगे ना तो वो भी प्राइमरी कीवर्ड ही होगा। वहां पर लिखा होगा व्हाट्सएप कॉल नाउ,
तो वो भी प्राइमरी कीवर्ड बन जाएगा। कॉन्टैक्ट अस को अगर H1 लगा देंगे तो वो भी प्राइमरी कीवर्ड बन जाएगा आपका। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगली बात क्या हुई, नेक्स्ट हो गया हमारे पास, मैं क्या नेक्स्ट हो गया हेडिंग स्टाइल, और आखिर में जो आज की बात आखिर की हमने वो कहां पे आ गई, पैराग्राफ के अंदर भी। अब पैराग्राफ में गूगल को कैसे समझ में आएगा कि ये कीवर्ड है, सारे लोग ना सारे काफी लोग बैठे हुए, मैं भी अपने जैसा बंदा ढूंढता हूं। हाँ जी, मैंने कहा पैराग्राफ में गूगल को कैसे पता लगेगा ये कीवर्ड है, तो सारे काबिल हो गए हैं, सही हो गया, ये बन हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आप इसकी एक एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। मैं क्या आप इसकी एक एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो वही जो फाइल आपने पहले से बना के रखी हुई है उसी की मुनासबत से कोई एक छोटा सा पैराग्राफ लिखकर, तो अपना कोई एक कीवर्ड सपोज करके, जो भी आप कहेंगे कि ये कीवर्ड है मैं मान लूंगा क्योंकि अभी हमने कीवर्ड सर्च नहीं की, तो आपने अपना कोई कीवर्ड सपोज करके एक छोटा सा डॉक्यूमेंट बना लें, कंप्यूटर्स पे बना लें।